तो आज का जो विषय है वही है कि डेयरी आधारित एकीकृत कृषि माध्यम से आय वृद्धि। तो आज ये इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल है हमारे डॉक्टर के बी पटेल, जो हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल थे, अभी हमारे एनडीडीबी से जुड़े हैं और हमारे मार्गदर्शन कर रहे हैं। के साथ उनके हमारे हितेश पटेल भी हैं, जो हमको बताएंगे कि उनका क्या क्या उपकार हुआ इस नया तकनीकी से, जो हमारे डॉक्टर पटेल साहब बताएंगे उसके बारे में। और साथ ही साथ हमारा इस चर्चा में आप लोगों के बरौनी जिला से ब्रजेश कुमार जी और जयशंकर जी है, जो आप लोगों को उनका अनुभव बताएंगे कि किस प्रकार से उन लोग आगे बढ़े हैं। और साथ ही साथ आपको और एक व्यक्ति से परिचय करवाना चाहता हूं, वो उनका नाम है अरविंद पाटिल जी, जो कोल्हापुर महाराष्ट्र से हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। और ये व्यक्ति के बारे में जितना ही बोले कम ही है, क्योंकि इनके के साथ करीब करीब 10,000 किसान जुड़े हुए हैं आज के दिन में, जो इनके से पास से इनका सिस्टम, इसका आइडिया सब लेते हैं। तो अरविंद जी भी हम लोगों के साथ आज जुड़े हैं और इस विषय में हम लोगों को पूरा का पूरा रोशनी डालेंगे कि कैसा आगे हम लोगों को इस मुश्किल के टाइम में कैसा करके आगे और बढ़ सकते हैं हम लोग। तो चर्चा को आगे बढ़ते हुए डॉक्टर पाटिल साहब, ये आज तो आपको पता है कि आज के दिन में ये जो मुश्किल में जो चल रहा है हम लोगों का समय, क्या अचानक ये सब बदल गया। हम लोगों का जो पहले सिस्टम था तो वो अचानक बदल गया। अब हमारे सिर्फ सिर्फ हमारे नौकरी में भी नहीं, हम लोगों का जो किसान भाई बहन है, सबसे असर उन लोगों के ज्यादा ऊपर पड़ा, क्योंकि उन लोगों का जितना भी ट्रेड था या गांव में से बाजार लेके जाना था, ये सब बहुत कॉमर्स का जो काम है, जो बिजनेस धंधा की बात है, इसमें बहुत असर पड़ा। तो इसी टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हम लोग उसको उपदेश दे सकते हैं या क्या आइडियाज दे सकते हैं, जहां से उन लोगों को डेयरी के साथ जुड़े हुए और क्या क्या काम कर सकते हैं इन लोगों ने, जिस हिसाब से इन लोगों को ये जो मुश्किल के टाइम में इन लोगों को थोड़ा बहुत आर्थिक आसानी हो और आय में वृद्धि हो। सर, थोड़ा हम लोगों को इसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन करें सर। धन्यवाद सबको, हमारा नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। साहब ने जैसे बताया कि इस अभी का जो दौर चल रहा है उसमें किसानों की आय के लिए कुछ न कुछ तो करते रहना है और इसके लिए कई आयाम है। हम लोग बहुत बातें भी करते हैं आज की कृषि के अंदर, किसानों की आय की वृद्धि के लिए बहुत तरीके होते हैं, पर हम ये भी चाहते हैं कि साथ साथ में हमारा वो प्रोग्राम हो कि जिससे किसान कर भी सके लोकली, वो ऐसी टेक्नोलॉजी जो है जो उससे इसका उपयोग करके उसको फायदा हो। तो इस तरह की कई बातें हम जो आज के दिनों में करते हैं, हम यहाँ एनडीडीबी उस दिशा में बहुत काम कर रही है और सोच भी रही है, और इसके लिए एक अच्छा सा मॉडल भी डेवलप हो रहा है। तो ये खास करके हम जो डेयरी कोऑपरेटिव के साथ जुड़े किसान जो है उसके लाभ ले सकते हैं, ध्यान में रखते हुए हमारा जो ये वेबिनार है वो भी डेयरी कोऑपरेटिव फार्मर्स जो है अपने साथ में एकीकृत खेती से कैसे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं उस विषय पर है। इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे पास जो किसान लोग अपने पास में जो गोधन रखते हैं या जो भी एनिमल्स रखते हैं, जो मिल्किंग एनिमल्स होते हैं, तो उसका पास से हमें कुछ न कुछ चीज मिलती रहती है। जैसे दूध तो देते ही है, पर साथ साथ में हम लोगों को इसके साथ साथ में हमारे पास उनका वो जो गोबर होता है वो भी एक उपलब्ध होता है। तो ये सारी चीजें उसके 8 पैसा आप हम कह सकते हैं कि उसका यूज करते हुए हम लोग अगर कुछ अच्छी तरह से इसका यूज करते रहे तो कुछ न कुछ किसानों को फायदा हो सकता है। खास करके अपनी जो जमीनों की प्रॉब्लम है वो भी हम कम कर सकते हैं। तो मित्र, मैं ये देखना चाहता था कि हमारा जो ये मैन्योर मैनेजमेंट वैल्यू चेन मॉडल जो है बहुत एफिशिएंट है यहाँ का, और ये जो हम फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए जो कर रहे हैं उसके लिए अभी तक हमने क्या कोशिश किया है और ये सारी चीजें आपको थोड़ा बताना चाहूंगा मैं। तो इसीलिए ये हम थोड़ा सा इसको एक के बाद एक देखेंगे। अभी इंडिया का जो एग्रीकल्चर सिनेरियो क्या चल रहा है उस चीज को खास देखना है। हम लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर में हम लोगों को जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद में ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हम लोगों को एक करंट एग्रीकल्चर सिनेरियो में अगर देखें
तो पॉपुलेशन लॉस की वजह से हमारा डिमांड तो बहुत है फूड ग्रेन्स का भी, और इसके लिए हम जानते हैं कि 2030 तक में हमें 350 मिलियन टन की जरूरत रहेगी। ये एग्रीकल्चर का ग्रीन रिवोल्यूशन के हमें थोड़े से बुरे परिणाम भी भुगतने पड़ रहे हैं। उसमें न्यूट्रिएंट एग्जॉशन जो है, जो सॉइल में से न्यूट्रिएंट निकल गए हैं और इसकी वजह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उस सब की कमी जो हमें अभी देख रही है, और ये इसकी असर जो प्लांट एनिमल ह्यूमन जो है उसके अंदर में भी दिखाई दे रही थी। इसके लिए हमें क्या जरूरी है मित्रों, आप जानते हैं कि बैलेंस न्यूट्रिशन इसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। जो हमारी किसानों के यील्ड जो खेत में जो भी क्रॉप्स रहती है उसका यील्ड भी बढ़ेगा, और साथ साथ में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है। तो हमें ये चीज का ये सिनेरियो में अगर हम देखें तो खास करके 30 से 40-70% का जो लॉसेज होता है क्रॉप में, ये एक डिसीज की वजह से प्लांट प्रोटेक्शन मेजर हमें करने होते हैं, और खास करके न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आजकल हम लोग ऑर्गेनिक की बातें भी करने लगे हैं कि भाई हमारा सॉइल का हेल्थी भी सही रहे, और साथ साथ में हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का उपयोग करें। हम बहुत अच्छी तरह, आप सब लोग भी जानते हैं, सब हम कुछ न कुछ तरीके से ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे किसान भाई भी अब समझ रहे हैं कि भाई हाई वैल्यू क्रॉप जो होते हैं उसमें इसकी जरूरत रहती है। ये हमें देखना है कि भाई इसका यूज हमें क्यों करना है। तो उसमें सॉइल बॉर्न डिसीजेज वगैरह जो होते हैं उसको भी प्रोटेक्शन करने में ऑर्गेनिक फायदा देते हैं। न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, जिसको कहते हैं हमारे खाद जो हम डाल रहे हैं उसका पर यूनिट जो हमें उसका फायदा मिलना चाहिए, उसको बढ़ाने में भी ये कामयाब होते हैं। और ये फर्टिलाइजर की कॉस्ट जो केमिकल फर्टिलाइजर रिप्लेस करने से हमें फायदा दिलाती है, और इससे फार्मर्स की, किसानों की आय बढ़ने के पूरे चांसेस है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हम सब जानते हैं उसमें आता है कि जैसे ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करते हैं, केमिकल्स का यूज नहीं करते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट ह्यूमिक एसिड फल्वी वगैरह होते हैं, एनपीके भी होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट होती है। ये सारी चीजें हम अगर यूज करते हैं तो हमारा जो खेत है उसको फायदा होता है। ये इसी की वजह से आज का एक हम ये इसीलिए बैकग्राउंड देने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले सालों में पूरा ग्लोबल लेवल पर भी अगर देखेंगे तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज बढ़ता जाएगा। अब ये पूरे विश्व में उसका जो आने वाले 10 साल में बढ़ने की पूरी आशा दिखाई गई है। तो अभी हमें ये देखना है कि इसके लिए हमारे पास लाइव स्टॉक, हम डेयरी फार्मर्स की बात कर रहे हैं, तो इंडियन कंडीशन में अगर देखा जाए हमारे पास तो अराउंड 302 मिलियन टन हमारे बोवाइन एनिमल, जिसको कैटल और बफेलो हम कहते हैं, पूरे विश्व में हम फर्स्ट है उसके पॉपुलेशन में। और इसकी वजह से हम लोग जो हमारे पास जो गोबर है वो जनरेट हो सकता है। वो अगर हम देखें तो जो नेशनल लेवल पर जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट स्टेट्स है लाइक उत्तर प्रदेश है, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात वगैरह, तो ये सारे जो है उसमें जो कैटल पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उसकी वजह से वो लगभग 8-10 से 15% तक का डंग जनरेट करते हैं। और इसकी पोटेंशियल अगर देखा जाए, इसका यूज अगर हम बायोगैस करने में करते हैं तो आप देख रहे हैं कि 2600 मिलियन टन का तो डंग जनरेट हो सकता है, और काफी मात्रा में हम बायोगैस भी ले सकते हैं। तो इसका यूज करने के बाद हमारे पास बायोगैस स्लरी भी मिलता है। हमारा जो यहाँ हम जो मॉडल डेवलप कर रहे हैं, जो किसान हमारे पास जो एनिमल्स रखने वाले हैं, नॉर्मली 17 मिलियन जितने हमारे हाउस होल्ड है और डेयरी कोऑपरेटिव के, और ये सबके पास 2 से 3 एनिमल तो रहते ही रहते हैं। तो 40-50 केजी का दिन का डंग जनरेशन रहता है। उससे जो बायोगैस अगर हम चलाते हैं तो ये बायोगैस स्लरी मिलती है। वो बायोगैस स्लरी क्या है वो भी हमें समझना चाहिए। तो मित्रों, ये आपको पता है कि अंडर एरोबिक डाइजेशन के बाद में हमें जो बाद में मिलता है गैस जनरेशन के बाद में, वो बायोगैस स्लरी है, और उसकी फर्टिलाइजर वैल्यू भी बहुत है। उसका कार्बन नाइट्रोजन रेशियो में फायदा करती है। हालांकि उसमें 93% के आसपास वाटर तो रहता है, पर फिर भी उसका यूज करने से हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट सारी चीजें सॉइल में देने के लिए उपयुक्त है। तो ये न्यूट्रिएंट्स की अगर कंटेंट के वाइज हमें देखें तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस के काफी मात्रा में 1% के आसपास के उसके कंटेंट है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हमने बताया, जैसे आयरन की मात्रा मोर देन 3000 भी है। अभी इसका पोटेंशियल हमें थोड़ा सा इस तरह से देखना है। बायोगैस स्लरी जो होती है उसमें से हमारी जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की रिक्वायरमेंट अगर देखें हम, हमारी रिक्वायरमेंट जो है 35 मिलियन टन के आसपास एनपीके की है, जबकि इसका कंजम्पशन 25 मिलियन टन के आसपास है। तो हम देख रहे हैं कि 10 मिलियन टन की हमारे पास रिक्वायरमेंट है। हमें दूसरे सोर्सेज ढूंढने चाहिए, जो नेचुरल सोर्सेज, जैसे हमारे पास एक गोबर है तो उसका अगर हम बायोगैस स्लरी का भी यूज कर ले तो हम लगभग 4 से 5% जितना अपने रिक्वायरमेंट का सफिशिएंट कर सकते हैं। अगर हम सारा के सारा
जो 26,000 या 24,000 मिलियन टन जो हमारे पास 2400 मिलियन टन निकलता है, उसका यूज करें तो 10 टाइम्स ज्यादा हम रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। तो इसीलिए इसका पोटेंशियल है। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट में भी देखा जाए तो आप देख सकते हैं हमारे पास गैप है, हमारी रिक्वायरमेंट और कंजम्पशन में गैप है, और ये गैप को इस स्लरी से अगर हम सफिशिएंट करें तो हम इसमें भी 0.4% का सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं। तो इसके बाद में हमने ये देखा कि भाई ये चीज तो अच्छी है, आप सब लोग भी जानते हैं, पर ये बायोगैस स्लरी का जो चैलेंजेस जो है इसका यूटिलाइजेशन में है, क्योंकि इसका स्टोरेज करते हैं तो भी प्रॉब्लम है, उसको ट्रांसपोर्ट करके यूजर जो जहाँ खेत में यूज करना है वहां ले जाने का ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, फील्ड दूर रहता है, और इसका जो हमारा सॉइल्स का कितना कंटेंट है या प्लांट स्पेसिफिक प्लांट की रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी बातें को ध्यान में रखते हुए कौन से सीजन में कब कितना हम दे सकते, ये सब प्रॉब्लम्स उसको बायोगैस स्लरी हैंडलिंग में आते हैं। पर फिर भी एनडीडीबीज ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये बायोगैस स्लरी आती है तो गैस का कुकिंग फ्यूल के रूप में हम यूटिलाइज कर सकते हैं। पर ये चीज ऐसे सीधे हम नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोगों को एक रोबस्ट और ऐसा मैकेनिज्म मॉडल बनाया है एनडीडीबी इनिशिएटिव लेकर। तो उसमें मैं एक के बाद एक दूसरा आपको बताऊंगा, जिसमें स्लरी का प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है, वो भी क्वालिटी पैरामीटर के बेस पर बनाया हुआ है, और एनरिचमेंट जो करते हैं उसके बाद में बायोगैस स्लरी का, उसके लिए भी उसका लिक्विड और सॉलिड फ्रैक्शन को अलग करने के बाद में और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिच स्लरी भी बना सकते हैं, और ये जो खाद बनती है वो खाद फिर फार्मर्स को हम वापस खाद मंडी से दे सकते हैं। तो ये मॉडल को समझने के लिए ये फिगर को हम देखें अगर, तो उसमें वैल्यू चेंज कैसे दे सकते हैं। जैसे डेयरी फार्मर्स के पास में मैन्यूर है, उसका मतलब गोबर है, तो ये एनारोबिक डाइजेशन से गैस मिलता है, साथ साथ में डाइजेस्ट किया हुआ मटेरियल जो स्लरी है, कुकिंग गैस तो क्लीन मिलता ही मिलता है। ये ग्रीन इनिशिएटिव भी है मित्रों, आप समझ सकते हैं कि आजकल हम लोग उसी दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि जो पॉल्यूशन है और क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम्स है मीथेन गैस से, वो हम इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पायलट प्लांट मॉडल जो है उसको देखने से हमें पता चलता है कि इसको कैसे एफिशिएंट बनाने की कोशिश किया है। तो दो मॉडल हम लोगों ने जो इसके लिए दो गांव के अंदर इस तरह से बायोगैस प्लांट लगाए हैं, और ये गांव के अंदर किसानों का होल्डिंग भी 1 एकड़ से कम है, सबके पास एनिमल भी है, और इसकी मंडली जो है काफी कुछ उसकी आई भी है, और गाँव में एलपीजी का कनेक्शन भी नहीं है। तो इससे हमें पता चला कि ऐसे गाँव के अंदर के जहाँ एनर्जी का सोर्स और दूसरा जो गोबर का यूज कर देते हैं कभी कभी, या तो लकड़ी का यूज करते हैं, ये सारी चीजें इस इनिशिएटिव से दूर किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से बायोगैस प्लांट जो है, जिसको ये फ्लेक्सी मॉडल बोलते हैं, उस तरह से हमने मुझकुआ में और जाकरियापुरा में, तो ये दोनों चीजें हैं, रेक्टेंगुलर मॉडल भी आता है और इस तरह से सिलेंड्रिकल भी मॉडल आता है, और वो दोनों मॉडल से गैस जब मिलता है उसका कुकिंग के लिए कैसे महिला यूज कर रही है हम देख सकते हैं। तो ये कुकिंग के लिए बहुत अच्छी तरह से ये टेक्नोलॉजी के अंदर कांस्टेंट फ्लेम मिले उस तरह की भी अंदर टेक्नोलॉजी है, और ये भी एक दूसरा फोटोग्राफ हमने दिखाया। तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बाद में स्लरी में से बनाने के लिए हमने ये 2-3 स्टेप में सोचा कि भाई बायोगैस स्लरी से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स तो बने ही बने, साथ में उसका यूज किसानों के फील्ड्स में अगर हम करते हैं तो उसका क्या लाभ होता, फायदा क्या होता है उसके ग्रोथ में, यील्ड में, और इसका रोल जो है उसका फार्मर्स की इनकम बढ़ाने में कैसे है। तो ये अभ्यास करते हुए मतलब कि इसको कार्यान्वित करने के लिए ऐसे महिला खाद्य कोऑपरेटिव जैसे मुझकुआ दूध सहकारी मंडली के सानिध्य में हमने बनाया, और ये फार्मर्स के लिए ही है, फार्मर्स का है और फॉर फार्मर्स है। और इसके 3 चीज खास देखी जाएगी, इसका स्लरी प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए। तो ये स्लरी प्रोसेसिंग यूनिट को ये सारी स्लरी ले जाकर हम उसको प्रोसेस कर सके, और इसमें से फार्मर्स की अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है। और जो मेन चीज बना रहे हैं सॉलिड को, हम जब सॉलिड को निकालते हैं और लिक्विड को अलग करते हैं तो उसमें से प्रॉम बनाते हैं, जिसको बोलते हैं फॉस्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। और जो लिक्विड होता है उसमें से कई और प्रोडक्ट्स बनते हैं, और ये अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो सारे किसान सारे कृषि में उपलब्ध होते हैं। मार्केटिंग की व्यवस्था के लिए अमूल कोऑपरेटिव के साथ में उसका टाइप करके हम उसका मार्केटिंग नेटवर्क भी बना रहे हैं। तो ये आप ये साइड देख सकते हैं कि जैसे सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है एक जगह पर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जो लिफ्ट करके ले आते हैं वहां से, और इसके बाद में इस तरह से काफी प्रोडक्ट्स बनाने का हमारा जो अभी ध्येय है, उसमें प्रोम और रूट गार्ड जैसे है जो रूट के लिए उपयोगी है। ये समझ लो कि इस हमारे पास जो बायोगैस स्लरी है उसमें से हम पूरे क्रॉप के
टेन्योर के क्रॉप के ग्रोथ का पूरा उसका जो जीवन काल है उसके दरमियान जरूरियात के हिसाब से सारे प्रोडक्ट दे सके उस तरह का प्रावधान है। जैसे हम एप्लीकेशन बेजल एप्लीकेशन में फॉर्म दे सकते हैं, रूट एस्टेब्लिशमेंट के बाद रूट गार्ड दे सकते हैं, इसके बाद आपको लीफ या वगैरह फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी बढ़ाने के लिए वंडर भी दे सकते हैं, और फिर फ्रूट्स वगैरह आते हैं तो हाँ उसके लिए लक्स ग्रो भी दे सकते हैं, और प्लांट प्रोटेक्शन के लिए भी हम जैसे आइकॉन 4 और चिट्रोगार्ड जैसे प्रोडक्ट बना सकते हैं जो उसका भी केयर लेते हैं, और ग्रेड 3 जो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट करता है। तो इस तरह के वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स इसमें से निकलते हैं और सारे क्रॉप के पूरे जीवन काल दरमियान उसकी जरूरत के हिसाब से हम सप्लीमेंटेशन उसके देकर उसकी वृद्धि ग्रोथ बढ़ा सकते हैं और साथ साथ में उत्पादन क्वालिटी वाला ले सकते हैं। जैसे ये यहाँ मैं उदाहरण के तौर पर दिखा रहा हूँ कि जो प्रोम जो है ऑर्गेनिक मैन्यूर है, और आपने देखा होगा कि ये सारी चीजें जो है ये एफसीओ फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के हिसाब से बनाया हुआ प्रोम है ये, और उसमें करीब 10.4% के आसपास फॉस्फोरस भी रहता है। उसको जमीन में डालने के बाद ऑर्गेनिक मैन्यूर के अलावा फॉस्फोरस देता है और फॉस्फोरस मोबिलाइज करने में भी हेल्प करता है। ये ग्रेड 3 जो माइक्रो न्यूट्रिएंट का है, गुजरात गवर्नमेंट का नोटिफाइड किया हुआ कंटेंट इसमें रखकर बना सकते हैं। ऐसे हर एक स्टेट में अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट के ग्रेड्स नोटिफाइड किए हुए हैं, तो उस कंटेंट के ध्यान में रखते हैं, क्योंकि हर एक स्टेट में की जमीन में रिक्वायरमेंट अलग अलग रहती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो ग्रेड है उसी के हिसाब से वो लिक्विड होता है उसको हम एनरिच करके बना सकते हैं। वो जब ड्रेंचिंग से दे सकते हैं, ड्रिप से भी दे सकते हैं और स्प्रेइंग करके भी दे सकते हैं। तो इस तरह का ये प्रोडक्ट होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि फार्म सपोर्ट सिस्टम भी हम दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि सॉइल में क्या रिक्वायरमेंट है, हम फार्मर्स को, किसान को गाइड भी कर सकते हैं कि आपको ये प्रकार का प्रोडक्ट है ज्यादा उपयुक्त रहेगा। हमने ये प्रोडक्ट को फिर दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि ये सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वगैरह हम बना रहे हैं, तो उसमें किसानों को देने के बाद में उसका क्या फायदा ग्रोथ वगैरह में होता है। तो अलग अलग गाँवों में हमने 17 किसानों को और 10 गांव के अंदर 9 क्रॉप्स के लिए ऐसे यूज करवाने के लिए देकर हमने मॉनिटर किया था। हाँ फ्रेंड्स, तो ये राइस के लिए हमने दिखाया, ऐसे एक चिली का, मिर्ची के लिए जो हमने सुदन का प्रोडक्ट ट्रीटेड कैसा और कंट्रोल में कितना फायदा हो रहा है। तो ये चिली के लिए हमने खंबात में ऐसे राजू भाई के वहाँ लिया था। इस तरह से पपैया के लिए हमारे साथ पपैया वाले जो है वो बहुत इनिशियल स्टेज में था, उसके बाद में उसका बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ था। हितेश भाई इसके बारे में बताएंगे। और इसके बाद में कॉटन के लिए भी हमने इसका यूज करवाया था किसानों के वहाँ, और उसका कंट्रोल के सामने ग्रोथ पैरामीटर में क्या फर्क था वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बनाना के लिए खास करके खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में बनाना बहुत होते हैं, और इस तरह से यहाँ किसान लोग जो है उसमें ड्रेंचिंग के लिए, छिड़काव के लिए ग्रेड 3 प्रोम ले जाते हैं, और प्रोम का यूज करने से और रूट एनहेंसर और इसके साथ साथ में ग्रेड 3 का यूज करने से फायदा जो हुआ था वो भी हमने देखा है। और ये सारे 9 क्रॉप्स का हमने फिर बाद में एवरेज किया, और साथ साथ में तो सारे यील्ड डेटा को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ दिखाया है। तो ये हमारे 17 फार्मर्स के फील्ड का 10 गांव के 9 क्रॉप में हमने देखा कि करीब ये 15 से 23% करीब 25% तक का यील्ड इंप्रूवमेंट हुआ था कंट्रोल के सामने, मतलब फार्मर्स प्रैक्टिस के ओवर। तो ये, और खास करके बनाना, वेजिटेबल्स, पपैया, वो सारे क्रॉप में सबसे ज्यादा फायदा हमें नोटिस करने को मिला है। और ये इस प्रोडक्ट का जो हमने टेस्टिंग आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के फील्ड पर भी करवाया, और आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट ने भी इसका यूज करके देखा। तो आप पहले जो कंट्रोल के सामने देख रहे हैं कि सब में यील्ड इंप्रूवमेंट है, वो भी करीब अराउंड 25% के आसपास ही था। तो ये सारे प्रोडक्ट जो है इसके साथ में हमने प्रोम है, रूट एनहेंसर, रूट गार्ड वगैरह दिए थे। तो ये सारे एड पार्ट है, फिर भी प्रोम के साथ में रूट गार्ड का हमें इन्फ्लुएंस थोड़ा ज्यादा मिला था। तो ये इस तरह से ये प्रोडक्ट का यूज करने से फार्मर्स फील्ड पर और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टेशन पर भी इसका लाभ नोटिस किया गया है। तो फाइनली हम ये बता सकते हैं कि ये मैन्योर मैनेजमेंट मॉडल जो है, अगर इस तरह से जो एनडीडीबी ने इनिशिएटिव है इस तरह से अगर कार्यान्वित किया जाए हर एक गाँव में, और वो कुछ क्लस्टर में उसका पूरा अलग अलग कैपेसिटी प्लांट के हिसाब से, तो ये बायोगैस प्लांट जो फ्यूल और बायोस्लरी जनरेट करते हैं उससे हम लोगों को 3000 से 4000 रुपये एलपीजी का आपको पर मंथ का फायदा हो सकता है। जो एक्स्ट्रा बायोस्लरी रहती है जो किसान अपना यूज नहीं करना चाहता, उसी का बेचने के बाद उसके लिए भी पैरामीटर डिसाइड किए गए, जैसे हम ब्रिक्स इंडेक्स लेते हैं और इसी, और ये स्लरी जो होते हैं 1 रुपये से 1.5 रुपये के आसपास में किसान बेच सकते हैं। और ये बायोगैस स्लरी जो है लीटर और केजी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो उसके
यूज करने से नाइट्रोजन फास्फोरस का भी आप 20-25% में सफिशिएंट क्वांटिटी का अगर हम प्रोम यूज करते हैं तो इससे इतना कम कर सकते हैं रासायनिक फर्टिलाइजर, और साथ साथ में फास्फोरस को हम पूरा रिप्लेस कर सके। डीएपी के सामने हम प्रोम को यूज कर सकते हैं। इससे सॉइल को भी फायदा होता है, और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इसका यूज करने से करीब करीब 15 से 20 या 20 से 25% तक का भी हमें यील्ड में और साथ साथ में क्वालिटी में फायदा मिलता है। तो ये मॉडल जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इससे सॉइल का हेल्थ भी बढ़ता है और सैनिटेशन का फायदा रहता है, और एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी कम होता है। बहनों को गैस, कुकिंग गैस मिलता है तो उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो इसीलिए दिस मॉडल कैन बी इट कैन प्रोवाइड सस्टेनेबल सॉल्यूशन, मतलब कि लॉन्ग रन में ये काम करे ऐसा मैन्योर मैनेजमेंट मॉडल है, और इससे किसानों की आय बढ़ा सकते हैं, खास करके हमारे डेयरी के साथ जुड़े हुए किसान। और हम जानते हैं कि जो अगर हमारी सॉइल अच्छी है, प्लांट भी अच्छा रहेगा और हमारी ह्यूमन हेल्थ अपनी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो ये सारी बात जो हमारे यहाँ के एनडीडीबी के जो इनिशिएटिव हमने लिए हैं मैन्योर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में, उसको हमने इसीलिए बताया क्योंकि हमारा आज का वेबिनार जो है हम हमारे डेयरी फार्मर्स किस तरह से अपनी आय बढ़ाने में अपने पास जो एनिमल्स को हम रखते हैं उसका यूज करते हैं, उसके प्रोडक्ट का यूज करते हुए दूध में से आय लेते हैं, और साथ साथ में गोबर जो मिलता है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके हम पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट भी रख सकते हैं, और साथ साथ में हमारा आय भी बढ़ सकता है। तो धन्यवाद मित्रों, थैंक यू वेरी मच वन एंड ऑल, थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर पटेल। हम लोग आगे बढ़ते हुए हमारे हितेश भाई आए हैं जो हमारे किसान भाई भी है। हितेश भाई, आपका इस जो भी ये जो सूडान या जो भी हम लोग जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, इसमें आपका कैसा लाभ हुआ, मतलब थोड़ा बताएंगे हम? गुड आफ्टरनून सभी किसान मित्रों को। मेरा नाम है हितेश पटेल। मैं गुजरात से आणंद जिले का सूडान गांव का किसान हूँ। मैं 5 साल से ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। तो मैंने पपीते की खेती की है, तो मैंने पता चला था कि एनडीडीबी के प्रोजेक्ट के अंतर्गत गोबर गैस की स्लरी से विभिन्न प्रकार के खाद बनाए जाते हैं। तो मैंने एनडीडीबी का संपर्क किया, तो मैंने एनडीडीबी से मेरे खेत में मैंने 2 हिस्से किए। तो एक हिस्से में एनडीडीबी के प्रोम खाद का उपयोग किया था और ग्रेड 3 का उपयोग किया था। तो दूसरे हिस्से में मैंने अन्य कंपनी के ऑर्गेनिक खाद का उपयोग किया था। तो मैंने एक हिस्से में जमीन खेती तैयार करने के समय मैंने प्रोम का उपयोग किया था, और फिर मैंने 20 दिन के बाद मैंने ग्रेड 3 का उपयोग किया था। तो और फिर 30 दिन के बाद मैंने प्रवाहित खाद का छिड़काव किया, और फिर 30 दिन के बाद मैंने प्रोम खाद का ग्रेड 3 का उपयोग किया था, और दूसरे हिस्से में अन्य कंपनी के ऑर्गेनिक खाद का उपयोग किया था। तो मैंने उसमें ज़्यादा रिजल्ट मिला जो एनडीडीबी के प्रोम खाद और ग्रेड 3 का उपयोग किया था, इसमें मुझे ज़्यादा रिजल्ट मिला, और वो उसका फल और उसका पौधे का विकास और फल का विकास बहुत ज़्यादा था। और मैंने वो ज़्यादा दिन तक चलता है पपीता, और मैंने परिणाम देखा कि बहुत अच्छा गुणवत्ता उसकी बहुत अच्छी है, और पपीते का बहुत अच्छा हुआ विकास हुआ, और लंबे समय तक उसके रख सकते हैं। पपीते का स्वाद भी मीठा होता है, और जिस हिस्से में मैंने इस खाद का उपयोग किया था, इस हिस्से में मैंने 15% मुझे उत्पादन ज़्यादा मिला है। तो इसीलिए मैं सभी खेडूतों को, सभी किसान मित्रों को यही कहता हूँ कि तीनों प्रकार सभी का उपयोग करें, तो आपको उसका उत्पादन अच्छा भी मिलेगा। और मैं यही विराम करता हूँ मैं। धन्यवाद हितेश भाई। हम लोगों को आगे और बढ़ते हुए फिर से तो आज हमारे ब्रजेश जी हम लोगों को बताएंगे कि उनका अनुभव के विषय में। सभी किसान अन्नदाता किसान भाइयों को ब्रजेश का प्रणाम। मैं ब्रजेश कुमार दुग्ध संघ बरौनी के अधीनस्थ कोड़ई गांव से आता हूं। मूल रूप से मैं एक पशुपालक किसान हूं, और पिछले 5-7 सालों से 2013 के जुलाई से मैं इन कामों को कर रहा हूं। आज का जो एनडीडीबी के द्वारा मुझे यहाँ पे
बोलने का अवसर दिया गया है, इसके लिए तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे एनडीटीवी को और मजमुनदार सर को, आनंदिता मैम को। मैं सब्जेक्ट पे आना चाहता हूं कि आज का जो सब्जेक्ट है डेयरी आधारित एकीकृत कृषि के माध्यम से आय वृद्धि। तो मूल रूप से क्या है कि आय दो तरह के होते हैं। एक तो आय है कि आप उसको अर्थ से कैसे जोड़ते हैं। दूसरी एक आय का स्रोत है कि आप अगर किसान हैं तो सबसे पहले आपके पास घर में शुद्ध फल, सब्जी, दूध, अनाज, ये चीजें आती हैं कि नहीं। कृषि मूलस्य जीवनम, मतलब जीवन का सभी मूल कृषि में है। जब अगर हम इस पहलू पे काम करें, इस सोच के साथ कृषि और पशुपालन को करें, तो शायद हमें परेशानियां भी कम होगी और हम अच्छे गुणवत्ता का कृषि और पशुपालन कर भी पाएंगे। जहां तक रहा सवाल डेयरी का, गाय और भैंस पालने का, तो उसमें हमारा अनुभव रहा है कि गौपालन में हम खास करके बिहार के परिदृश्य में औसतन 15 से 20 लीटर के दूध देने वाली गायों का पालन अगर करते हैं तो वो ज्यादा टिकाऊ होती हैं। अगर उससे ज्यादा दूध उत्पादन की गाय को हम पालते हैं तो उसमें बहुत सारी परेशानियां, रिपीट ब्रीडिंग और भी बहुत सारी परेशानियां आने की संभावना रहती है। दूसरा क्या है कि अगर मैं वर्तमान में अभी मुर्रा नस्ल की कुछ पारी को मतलब कटिया को लाया था हरियाणा से, अब उसका ग्रोथ बहुत अच्छा दिख रहा है। और हम लोग जब गए थे कोल्हापुर, हमारी बरौनी की पूरी टीम, तो हम वहाँ अरविंद भाई के यहाँ देखे थे। उस समय तो इनके पास पंडरपुरी नस्ल की भैंस थी, लेकिन बाद में अभी इनसे जब बात होती है या मैं देखने को मुझे मिलता है तो मुर्रा नस्ल। और हमारे बिहार में ना एक परसेप्शन हो गया था कि भैंस पालन वही कर सकता है जो कि भैंस को घुमाने ले जाएगा, चराने ले जाएगा और इस तरह की चीजें। तो ऐसा नहीं है। हम अगर भैंस पालन करना चाहते हैं तो अब एक ही जगह पे डेयरी फार्म में गाय भैंस को बांध के या एक बाड़ा बना के और उसमें मुक्त गौशाला का निर्माण करके और भैंस को भी हम लोग पाल सकते हैं। अब रही बात कि कृषि और पशुपालन डेयरी को जोड़ते हुए, एकीकृत करते हुए और हम इससे कैसे आय ले सकते हैं। तो हमारा जो अभी काम चल रहा है हमारे यहाँ, सर मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि गोबर गैस से जो सैलरी का निर्माण होता है उससे हम बहुत सारी चीजों का निर्माण कर सकते हैं। एक तो सर ने बताया कि जो इंडस्ट्री स्केल में या आप कह सकते हैं कि एक लार्ज स्केल में गोबर गैस का प्रोडक्शन किया और सैलरी से डिफरेंट टाइप के खाद बनाए। लेकिन यहाँ पे आमतौर पे किसान भाई अगर पर्सनली भी हम लोग कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सैलरी से वर्मी कंपोस्ट भी बना सकते हैं, जीवामृत, घनजीवामृत और विभिन्न प्रकार के कीटनाशक, नीम की पत्ती और करंज के पत्ते, बहुत सारी ऐसे मतलब एग्री बेस्ड और मतलब कि आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक चीजें हैं जिसके सहयोग से हम बहुत सारे प्रकार की कीटनाशक और प्रोटीनस प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जिसको हम कृषि में उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, हम जो ईंधन उपयोग करते हैं उसका एक तरफ तो हमें ईंधन की बचत होती है और जिससे कि हमारा पैसे की बचत होती है, साथ ही साथ हम स्वस्थ भोजन भी करते हैं। जैविक खाद जो हम बनाते हैं उसमें वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं और डिकम्पोजर से निर्मित खाद भी अभी हम लोग बना सकते हैं। अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया है, मैं सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करना चाहूंगा और मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ। मतलब अभी उस खाद को हमने बनाया है माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जी के मतलब निर्देशानुसार। एक योजना है कि भाई गाय जो है हम उसको बेचे ना, जो बहला गाय है उसको भी, और मेरी गैया करके एक योजना है, सेव द काव सेव द अर्थ। उस प्रोजेक्ट के तहत एक बायो कंपोस्ट खाद बनाना है जिसमें हम लोग काउ डंग 15 क्विंटल, ग्रीन मेन्योर उसमें ढैंचा, मोरिंगा, कोई भी ग्रीन फॉडर हम 2 क्विंटल डालते हैं। पैडी हस जो मक्के का ठठेरा होता है उसको 2 क्विंटल, मिट्टी 2 क्विंटल और फ्लाई एश जो छाय जिसको बोलते हैं, थर्मल पावर, एनटीपीसी वगैरह से जो निकलती है उस छाय को 2 क्विंटल, कोयला 2 क्विंटल, गौमूत्र जो है वो 20 लीटर, पानी एज पर रिक्वायरमेंट कि उसका एक मतलब सब मिल जाए और उस मिक्सचर को बनाए रखे। और उसके बाद उसमें हम 20 लीटर गौमूत्र,
वो किसी भी गाय का चलेगा। और फिर इसको ना एक डैम बनाते हैं, जैसे कुम्हार भाई बनाते हैं बर्तन को पकाने के लिए, उसी तरह से एक डैम बनाना है और 20 दिन तक उस डैम को हम छोड़ दें। और अगले 21वें दिन एक जैविक किट आता है जो अभी आईसीआर के भोपाल सेंटर से उपलब्ध होता है। और माननीय वो जो जीवाणुओं का किट है वो आईसीआर भोपाल से उपलब्ध होता है। वो माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जी के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है 4 किट। अब उस किट को हम 200 लीटर पानी में घोल के 48 घंटे बाद 2 केजी गुड़ के माध्यम से उसको फर्मेंटेट करके, और फिर वो जो डैम हमने बनाया है उस डैम में बीच बीच में छेद करके, और उस छेद में हम उसको डाल देंगे, पूरा का पूरा उसमें डाल देंगे। अभी हमने उसमें डाला है, 1 तारीख को हमने उस डैम को बनाया था और अभी 20 तारीख को फिर हम उसमें उस जीवाणु को डाला है। अब ऐसा माना जाता है कि वो जो खाद आएगा उसमें अच्छी मात्रा में फास्फोरस, अच्छी मात्रा में पोटास और अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध होंगे। दूसरा एक और खाद है जिसमें कि हम टोटली जो है वो डेयरी वेस्ट और पोल्ट्री वेस्ट, 1000 केजी गाय का गोबर, 1000 केजी पोल्ट्री का जो वेस्ट होता है वीट जिसको बोलते हैं लेयर फार्म का वो, और 1000 केजी थर्मल का छाय फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जो नियरेस्ट थर्मल पावर हो वहां से उपलब्ध हो जाता है। तो इन तीनों को मिला के पूरा, और फिर उसको भी हम मिट्टी से लेप लगा देंगे। और फिर ठीक 20 दिन बाद अभी हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं, और कल के बाद परसों फिर 27 तारीख को उसमें हम फिर से जीवाणु डाल रहे हैं। और ऐसा उसको डालने के बाद ऐसा अनुमान हो रहा है, दिखने से ही ऐसा लग रहा है कि इसमें फास्फोरस, पोटास और विभिन्न चीजें, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी होने की संभावना है। रिसर्च इंस्टीट्यूशन आईसीआर वगैरह कह रही है कि इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट भी होंगे। तो इस तरह से हम जो है कृषि को कर सकते हैं। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की कृषि का ट्रेंड चला हुआ है। अभी हमारे यहाँ एक तो रासायनिक खेती थी, जैविक खेती थी, और एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक खेती। तो हम कृषि को विभिन्न प्रकार से, विभिन्न आयामों से कर सकते हैं, और हर जगह हमारे पशुपालन का उसमें योगदान है, सैलरी का योगदान है, गोबर का योगदान है। और इसको जब तक हम लोग कंसोलेट नहीं करेंगे, अभी वर्तमान परिस्थिति में सर हमारे पास जितनी गाय हैं, अभी छोटी बड़ी 20 से 24 की संख्या में गाय हैं, और इससे हम लगभग 500 पैकेट पर मंथ का वर्मी कंपोस्ट बना पाते हैं, जिसकी कीमत 6 रुपया प्रति केजी के हिसाब से होते हैं, और प्रति पैकेट 50 केजी की होती है। तो एक अच्छा खासा आय का स्रोत हम गाय के गोबर और उसके उत्पाद से निकाल पाते हैं, जो किसानों को पशुपालन में टिकाए रखने के लिए, उसके आय को बढ़ाने के लिए सबसे कारगर सिद्ध हो रहा है। दूसरा क्या है कि हमारी जो आज की कृषि है, जिसमें हम टपक सिंचाई प्रणाली के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले भी कृषि कर सकते हैं, तो वहां पे भी अभी जो एनडीडीबी आनंद के सौजन्य से जो भी खादें बनाई गई हैं, आज के मीटिंग में तो हमने सुना ही, आज के पूर्व भी आनंदिता मैम और विभिन्न सोर्सेस से मुझे इन चीजों की जानकारी मिली है। तो हम जो हाईटेक फार्मिंग करते हैं तो उसमें ड्रिप के माध्यम से हम पौधों तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा हमारा जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक खेती है, तो उसमें भी हम जीवामृत, घन जीवामृत और बहुत सारी चीजें, वर्मी कंपोस्ट, बायो कंपोस्ट के माध्यम से इन कामों को कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा स्पिरिचुअल खेती है, आध्यात्मिक खेती, तो उसमें तो गाय के बिना संभव है ही नहीं, डेयरी पालन करना होगा, और तभी हम इन चीजों को कर सकते हैं। दूसरा किसान भाइयों, हमारा एक अपना मानना है कि कृषि जो है वो पशुपालन के मुख्य आप कह सकते हैं कि मतलब कोऑर्डिनेटर हैं, एक दूसरे पे आश्रित हैं। कृषि के बिना पशुपालन और पशुपालन के बिना कृषि थोड़ी सी अधूरी होती है। मैं अपने बचपन का एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ की जो भूभाग है वो बहुत निचली जमीन होती है। एक ही साथ मतलब हमारे जो पूर्वज थे या हमारे पिताजी लोग और भी लोग खेती जो करते हैं, तो वो क्या करते थे कि एक साथ 4-5 फसल बोते थे, क्योंकि हमारे यहाँ ना निचली जमीन थी, बरसात में पूरा का पूरा मतलब डूब जाता है पानी से। तो वो क्या करते थे, एक ही साथ में धान, जनेरा, मूंग और अरहर, ये 4 चीजें एक साथ खेत में बोते थे। अब क्या हुआ कि अगर सुखाड़ हुआ तो मूंग का दाल लेंगे और अरहर एक साल बाद लेंगे। अगर
बाढ़ आ गई, बरसात आ गई, पूरा पानी फ्लड से भर गया, तो जनेरा काट के पशु को खिलाएंगे और धान लेंगे, मूंग और अरहर नहीं होगा। तो हर हालत में कृषि में हमारा बेनिफिट था, और इसमें पशुओं का भी ध्यान रखा गया। जनेरा भी पशु खाते हैं, मूंग का भी हम पत्ता मतलब फली तोड़ लें और उसके बाद पशु खाते हैं, तो अरहर के दाल बाद में हम पशुओं को खिला सकते हैं। तो इस तरह से मोटा मोटी हम कृषि और पशुपालन को अगर कंसोलेट करके करते हैं तो हमारा ज्यादा बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ अभी जो आधुनिक पशुपालन का दौर और आधुनिक कृषि का दौर है, अभी आधुनिक पशुपालन में एक नई तकनीक आई है, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट तकनीक, जो माननीय मंत्री के सहयोग से हमारे दुग्ध संघ में उसकी शुरुआत हुई है। अभी इस मीटिंग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, राजनारायण बाबू हैं और भी लोग हैं, एक हमारे मित्र हैं मिंकू जी, इन सभी लोगों ने एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी का भी फायदा लिया है। अब देखते हैं कि उससे क्या हो सकता है। अभी तो हम लोगों ने गायों का करवाना शुरू किया है, उससे क्या बेनिफिट मिलता है वो आगे फ्यूचर में पता चलेगा। दूसरा, सॉर्टेड सेक्स सीमेन भी सरकार, एनडीडीबी और दुग्ध संघ के माध्यम से हम लोगों के बीच आ गया है, तो इसका भी आगे पशुपालन और कृषि में बहुत योगदान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे और एक बार पुनः एनडीडीबी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि मुझ जैसे नाचीज को इतने बड़े मंच से बोलने का अवसर प्रदान किया गया। इसके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ब्रजेश जी, आप इतने समय दे के हम लोगों को अच्छा एक रास्ता दिखाए, एक मार्गदर्शन दिए, इसलिए आपके आभारी रहेंगे हम। और साथ ही साथ हम लोग हमारे अरविंद पाटिल साहब से हम लोग अनुरोध करते हैं कि हम लोगों को आगे और इस विषय में बताएं। ठीक है जी। ओके, आप शुरू कर दीजिए सर। हाँ, नमस्ते सर जी। हाँ, सभी को मेरा प्रणाम। मैं पहले मेरे पहचान कर देता हूँ। मेरा नाम अरविंद पाटिल है, मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर से हूँ और मैं एक किसान हूँ। मेरे पास अभी 125 जानवर का गोठा है और मैं कम से कम 22 साल से दूध का जो धंधा है, जो डेयरी बिजनेस है, मैं चला रहा हूँ। मेरे पास अभी कम से कम 80-90 भैंस हैं और 20-25 गाय है और टोटल मेरा जो दूध है 600 लीटर 650 लीटर हर दिन का होता है। और मैं गोकुल दूध संघ से काम कर रहा हूँ। मैं गोकुल दूध संघ से जुड़ा हूँ, कम से कम 10 साल हो गया। तो मैं एमटीसी ट्रेनिंग सेंटर चलाता हूँ और मैं अभी जो किसान भाई मेरा जो सुन रहा है, सभी उन्हीं का जैसा मैं भी हूँ। 2-4 गाय पालने वाला एक किसान था। 20 साल हो गए कि पहले 2 हो गई, 2 से 4 हो गई, 4 से 10, 4 से 10 हो गई। ऐसे करते करते 20 सालों में 5 गाय से 290 गाय हमने खुद घर के ही बना दिया। हमारा जो डेयरी फार्म है खुद का हो गया और हम इसमें सक्सेस हो गया, हमारी सक्सेस स्टोरी हो गई। उसके बाद 2010 को दूध संघ गोकुल को दूध चाहिए था। तभी दूध बढ़ाने का तरीका जो है तो फार्मर्स को ट्रेनिंग देना पड़ता था और एनडीडीबी की ओर से और गोकुल की तरफ से ये दोनों मिलके ये एमटीसी ट्रेनिंग सेंटर जो है वो शुरू हो गया। और उसके बाद हमारा 2010 में ये ट्रेनिंग सेंटर शुरू हो गया। तभी से लेके अभी तक 10 सालों में कम से कम 2,50,000 किसान लोग हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग लेके गए हैं और हमने नवयुवक को एक रोजगार उपलब्ध करके एक नौकरी देने का काम कर दिया है। तो मुझे इस वेबिनार में, ये वेबिनार सीरीज में एक बहुत अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म मिला है। तो मैं सभी को मैं बोलना चाहता हूँ कि ये दूध का जो धंधा है, ये कई सारे ऐसे चीज़ों से थोड़ा सा कहाँ से कौन से भी गरीब एक किसानों को बोल दीजिए कि दूध का धंधा ये घाटे का सौदा है, फायदे का सौदा है, तो ज्यादा से ज्यादा बोल देगी कि ये घाटे का सौदा है। ये लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये किसान लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो उसमें कई सारे ऐसे प्रश्न हैं या कई सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं। इसमें कहीं ना कोई तो घाटा हो रहा है। तो मैं गरीब किसान लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, आप गोठा जरूर बांधिए लेकिन कम पैसों में गोठा बांधिए। यानी उसका जो स्ट्रक्चर का डिजाइन है वो साफ सुथरा रखिए, जैसे कि 4 फीट की दीवारें रखिए, ऊपर का हवा आना जाना चाहिए, इस तरफ से एक गोठा देखिए। दूसरी बात है कि गोठे में ज्यादा पैसा मत लगाइए, पशु में लगा दिए।
अभी मेरे गोटे में देख लिया तो एक कम से कम एक भैंस 14 लीटर के ऊपर है, 7 14 लीटर, 15 लीटर, 16 लीटर के लगभग। ये अभी काम शुरू हो गया, बहुत अच्छा हो गया कि सर मुझे बोलने का मौका दिया। ये गरीब जो किसान भाई है उनको बोलना चाहिए कि ये गाय और जो भैंस है जो हम मवेशी पालते हैं ये घर में होना चाहिए। इसको बंगला घर ये बिल्कुल नहीं पसंद है। ये खाली पेड़ के नीचे भी ये जानवर रह सकता है। ये देखिए 4 पत्थर के नीचे ये सब रखा है, गले में कोई डोरी नहीं है, रस्सी नहीं है, खाली इसको खोल दिया है। ये अपने मर्जी से खाता है, अपने मर्जी से पानी पीता है। इतना अच्छा जैसे कि ये जंगल में सब पाल रहे, जंगल में सब घूम रहे। और जानवर भी देखिए कितना हेल्दी है सब। इसमें मेंटेनेंस इतना कम आ रहा है कि मैं ये क्यों दिखाना चाहता हूँ कि ये जो भी नवयुवक इस दूध के धंधे में आना चाहता है उनको बहुत सारी चीजें ऐसे कि नवीन जो तंत्रज्ञान आ गई है उसमें से ये प्री हाउसिंग का देखा तो ये थोड़ा सा कि ये गोबर वेबर है यहाँ उठाएंगे, अभी ये साफ सुथरा करेंगे, यानी लेबर की कॉस्ट है वो बहुत कम होती है। दूसरी बात है ये 2400 घंटे जानवर ये घूमने से इसकी शरीर जो है वो बहुत तगड़ी हो जाती है और बीमारियां भी बहुत कम होती है। इसके आगे जाके अभी बोलना है कि इसे फायदा इतना है कि ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है, ऐसी कोई नौकरी नहीं है कि 10 दिन में ये पगार मिले। ये दूध का धंधा करने से हर 10 दिन में हमारे को पगार मिलता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो घर का परिवार वालों का जो एक साथ जो जुड़ा है उनको रोजगार भी मिल सकता है। और दूसरी बात है हमारी 10 एकड़ खेती है और खेती में जो भी हमारा हर दिन का जो भी गोबर निकलता है हम पूरा का पूरा स्लरीज के माध्यम से ये 3-4 एकड़ को हम छोड़ रहे हैं। और उसके बाद जो भी है ये थोड़ा सूखा कर ये गोबर हम खेत में डाल रहे हैं। तो ये गन्ना आप देख रहे हैं गन्ने जैसा ये जो नेपियर है इतना बहुत बढ़िया और ये तगड़ा आया है कि कम से कम एक का वेट है 1 किलो 800 ग्राम, यानी 2-2 किलो का एक पौधा है। ये सब जो चमत्कार है ये सब गोबर की स्लरी और गोबर से हुआ है। दूसरी बात यह है कि नवयुवक इस बिजनेस में आना चाहते हैं लेकिन उनको बहुत सारा मन में डर है कि दूध का धंधा अच्छा नहीं है, गोबर उठाना पड़ता है। बिल्कुल भी ये मत ना सोचे, धंधा तो इतना अच्छा हो रहा है कि ये देखिए ये जो जानवर है ये कम से कम एक नवयुवक यानी उसका वो पढ़ा लिखा है, कोई जॉब कर रहा है और वो जॉब छोड़ के इस दूध के धंधे में आना चाहता है तो अगर ये 50 बाय 50 का अगर एक ऐसा गोठा बनाए तो कम से कम हर 10 दिन में 15 या 20 हजार रुपए कमा सकता है और महीने में 75 तो 80 हजार रुपए कमा सकता है। अभी के लिए किया है क्या, वो दिन भर घूम गए, अभी 3-3:30 बज गए हैं, वो खाने के लिए आ गए, अभी दूध निकालेंगे, दूध निकालने के बाद फिर बाहर छोड़ेंगे, यानी सुबह 3 घंटा और शाम 3 घंटा काम करना है, यानी 6 घंटे के हिसाब से इधर काम करना है। दूसरी बात है कि ये काम करने में आपको कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि हम फ्री हाउसिंग में आप काम कर रहे हो। इसमें एक तो दवा पानी कम लगेगा, दूसरी बात है डॉक्टर कम लगेंगे, तीसरी बात है हर साल एक गाय एक भैंस बच्चा देगी। एक साल में गाय कम से कम 4000 से 5000 लीटर हर साल में एक बच्चा देने के बाद दूध देगी। उसके बाद भैंस का देखा तो कम से कम 2000 से ऊपर 2500 के लगभग ये सब दूध देगी। हमारे गोठे में तो ऐसा है कि एक भैंस कम से कम 1.5 लाख रुपए का दूध देना चाहिए और एक गाय कम से कम 1,25,000 का दूध देना चाहिए। ऐसे में हम जुड़े हैं। हम सक्सेस क्यों हुए हैं, हम सब ब्रांड क्यों हुए हैं, तो हम गोकुल दूध संघ के लिए काम करते हैं और गोकुल दूध संघ एक ऐसा हमारा प्लेटफॉर्म है कि हमारे बहुत ये यूनियन वाले बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ये चारा करने में सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात है ये यूनियन वाले जो है दूध संघ वाले वो भैंस लेने के लिए भी थोड़ा सा सब्सिडी हमें दे रहे हैं। कुट्टी मशीन देखा तो कुट्टी मशीन का भी हमारे को थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं और पशु खाद बनाने में, TMR देने में, साइलेज बनाने में, और जो हमारी छोटी बच्ची है जो गाय की हो या भैंस की वो जल्दी से जल्दी अगर हमारे गोठे में हीट पे आ गई और वो खुद माँ बन गई 34 महीने के अंदर तो उनको भी कम से कम 15-15 हजार रुपए दे। इतना सपोर्ट कर रही है हमारी ये जो यूनियन वाले जो है गोकुल दूध संघ इतना सपोर्ट कर रहा है। इसलिए हम भी हमारे जैसे नवयुवक बहुत अच्छा हो गया कि हमारे को भी एक नौकरी मिल गई, 2 पैसा मिल रहे हैं हमारे को भी। तो
हम जो ब्रांड बने हैं वो किस वजह से बने हैं? तो एक तो हम 20-22 साल से ये दूध का धंधा कर रहे हैं। दूध का धंधा कर से शुरुआत की थी 2-4 जानवर से, उससे थोड़ा करके 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 कम से कम ये 20-22 साल का ये जो हमारा जो टाइम गया, 22 साल के बाद हम ब्रांड बने हैं। हर दिन में कम से कम 50-60 किसान लोग इधर महाराष्ट्र कोल्हापुर से आते हैं और यहाँ से ये ट्रेनिंग लेते हैं। ये गोटा कैसे बनवाना है, इसकी चौड़ाई लंबाई कितनी होनी चाहिए, और दूसरी बात है कि जानवर कौन से नस्ल की लेना है, मुर्रा लेना है या गाय में एचएफ लेना है, अच्छी नस्ल के जानवर कैसे पहचाने, ये भी बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद ये प्री हाउसिंग में छोड़ दिया तो दवा पानी कम लगता है, उसके बारे में भी उसको बोल देते हैं। और फिर आगे जाके चारा लगाना है, एक भैंस से कम 4 गुंठा नेपियर लगा सकते हैं, मेज लगा सकते हैं, न्यूट्रीफिट लगा सकते हैं। कई सारे ऐसे चारा वर्ग में बहुत सारे ऐसे कोई जात के वैरायटी है, बहुत अच्छा है। इससे क्या होता है, दूध में से भी प्रोटीन आता है, और जो प्रोटीन वाला चारा जो है, जो पौष्टिक चारा है, वो खिलाकर बहुत अच्छा दूध निकालते हैं। एक तो भैंस है हमारी 10-10 लीटर दूध देने वाली भैंस है, सुबह 10 और शाम को 10, 20 लीटर के भी है, 8-8, 16 के भी। ये दूध कहाँ से आता है? जो भी आप चारे के ऊपर ध्यान रहे, जो भी खाना, जो व्यवस्थापन की जो चीजें है, वहां से दूध आता है। तीसरी बात, ये हमारे किसानों की भाषा में किसानों को हम सिखाते हैं। उसके आगे जाके हम ये सिखाते हैं कि सूखा चारा, आपके खेत में जो भी वेस्टेज है वो पूरा इकट्ठा करे और हर साल तुम्हारे जानवर को इकट्ठा करके रखे। जैसे कि आपको अगर दूध की क्वालिटी बढ़ाना है, फैट और एसएनएफ बढ़ाना है, तो अभी फैट जो आता है वो ड्राई मैटर से आता है। तो सूखा चारा आपके खेत में जो भी इधर उधर गिरा है, यानी चने का हो, गेहूं का हो, सोयाबीन का हो, जवार का हो, कड़वा हो, जो भी है वो चीजें हम इकट्ठा करते हैं। हर जानवर को हम 2 टन देने की कोशिश करते हैं, हर साल में एक जानवर का 2 टन। ये हिसाब से हम कम से कम 200 टन इकट्ठा करके ये पूरे जानवर को हम खिलाते हैं। उसके भी आगे जाके हम ये किसानों को बोल देते हैं कि हरा चारा भी आपको पौष्टिक और प्रोटीन युक्त आहार चाहिए। ये आहार वाला और अच्छा वाला चारा भी हम करने के लिए गोकुल दूध संघ के सहयोग से हम काम करते हैं। और ये हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से ज्यादा नव युवक, ज्यादा से ज्यादा अभी 2-4 साल हो गए, ज्यादा से ज्यादा इसका जो लगाव है ये इन्हीं के ऊपर है कि हमें दूध का धंधा करना है। दूध का धंधा करना है कि उसके मन में डर होता है, गोबर कौन उठाएगा, दूध कौन निकालेगा, चारा कौन काटेगा। तो ये हम नई तकनीक हमने इधर ट्रेनिंग सेंटर में एमटीसी में बनाया है। इसमें साइलेज हम कर सकते हैं, उससे आगे जाके हम मिल्किंग मशीन का मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लीन मिल्क भी निकाल सकते हैं। कई सारे चीजें हम उनको समझ के हम देते हैं। आगे जाके और भी कई चीजें हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि ऐसे परंपरागत जो व्यवसाय है उसको क्या करते हैं कि हर दिन हरा चारा डालते हैं सभी। हरा चारा, खाली हरा चारा डालने का, ये टोटल गलत है। ये कुट्टी करके, अभी ये मेरे पास 3 क्वालिटी का चारा है, इसमें देख लिया तो कम से कम हरा चारा देखा तो कम से कम 3 प्रकार का है। उसके ऊपर ये गेहूं का भूसा है, उसके ऊपर मिनरल मिक्सचर पर हेड कम से कम दिन में 24 घंटे में 100 ग्राम देने की कोशिश कर रहे हैं हम। और नमक भी है, थोड़ा सोडा भी है, यानी जो डाइजेशन सिस्टम है ये अच्छी चले, ज्यादा से ज्यादा फैट मिले, ज्यादा से ज्यादा एसएनएफ मिले। और ये नमक से थोड़ा सा मुंह का पानी अगर अंदर पेट में गया तो जुगाली अच्छी होती है, डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छे होते हैं, गोबर भी पतला नहीं आता है। और कई सारे चीजें हम यहाँ पे, यानी दूध की जो क्वालिटी है, अभी हमारा गोटे का जो दूध का जो एवरेज है, तो गाय का देखा तो 8-0 फैट आता है और एसएनएफ बोले तो 10-0 आता है। और दूसरी बात यह है कि गाय का दूध है मेरा 150 लीटर दूध है, वो देखा तो 4-0 के लगभग दूध यानी फैट है, और एसएनएफ 8.7 के लगभग है। यानी मुझे गोकुल की रेट में कम से कम 50 रुपए से ये दूध का मुझे रेट मिलता है, और गाय का मिलता है 27 रुपए से। इसमें आपको ये ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। ये दूध का धंधा पहला बिहार हो या झारखंड हो या कोई भी देश में कोई भी राज्य हो, ये पहला खड़ा करना है किसान, और उसको 2 जानवर पालने के लिए उसको बोलना है 2 जानवर पालो, 3 जानवर पालो, और वहां से शुरुआत करो। एकदम साफ सुथरा गोठा बनाइए, इतना कम दीवारें, कम पैसे, इसमें यानी लागत कम और मुनाफा ज्यादा। जैसे जैसे आप
नई नई तकनीक, नई तकनीक क्या है, पैसा कम करना है, यही तकनीक है, ये बोलना है वो सभी को। और जो भी तुम्हारे किसान लोग जो भी बिहार में हो या झारखंड में हो, कहीं टोटल ये हमारे इंडिया में हो, सभी गरीब किसानों को मेरा एक मैसेज है, आपको दूध धंधे में हमारे जैसे अगर ब्रांड होना है, अगर तुम्हारे को दूध के धंधे में खड़ा होना है, तुम्हारे को प्रॉफिट में यानी 2 पैसा आपको मिलना है, तो अभी एक काम करना है, खाली जो भी आपका गोटा है वो साफ सुथरा रखिए, और कम अगर नया करना है तो कम पैसों में करो, ये पहली बात है। दूसरी बात है, जो आप मवेशी जो तुम्हारे पास अगर 7-7 14 लीटर दूध देने वाली अगर एक गाय है, या 2-4 लीटर 8 लीटर दूध देने वाली भैंस है, तो उन्हीं को अच्छा वाला सीमेंट डाल के गोठे में अच्छा वाली जो आनुवंशिक जो बीज है वो लगा दे, और घर के खुद के एक रेडी या पाड़ी जो नर या नर नहीं सॉरी मादी, ये आप खुद तैयार कर सकते हैं। ऐसे करके सक्सेस इधर है, हर साल में एक भैंस ने एक बच्चा देना चाहिए। और दूसरी बात है, ये ब्रीडिंग में आप काम करो। तीसरी बात, अभी मेरा सक्सेस स्टोरी अगर आपने मैंने बोल दिया, तो पहले बिजनेस में सक्सेस कैसा हूं, मेरा कौन सा पहला टप्पा है, तो मेरे टोटल परिवार ने मुझे सपोर्ट किया। परिवार एक साथ, हमारे घर के 6 आदमी इधर जुड़े हैं, तभी मैं सक्सेस हो गया। दूसरी बात है, मैं ये बिजनेस में सक्सेस कैसे हुआ, तो मेरा खुद का जानवर मेरा घर का हो गया। कम से कम बोले तो मेरे गोठे में 5 जानवर से 300 जानवर खुद के बने हैं, मेरा 1 रुपए भी पैसा नहीं डाला है इसमें। तीसरी बात, मेरे खुद का जो 10 एकड़ खेती है, वे खेती में अच्छा प्रोटीन वाला जैसे मक्का हो, नेपियर हो, ऐसे खाद डाल के इतना अच्छा नेपियर और इतना अच्छा क्वालिटी वाला चारा, ये नसीब है हमारे मवेशी का, जानवर का, कि हमारे जैसे मालिक मिले और हमारा जैसा खाना उनको मिला। इतना अच्छी तरह से काम करते हैं कि दूध उत्पादन में जो भी खर्चा आ रहा है वो कम करने की कोशिश हम 8 सालों से कर रहे हैं। जो प्रोडक्शन कॉस्ट है हमारी 13 साढ़े 13 रुपए पे आ रहे हैं, यानी 13 रुपए डाल दिया 26-27 रुपए आ गए, यानी आधा में हमने ला के रखा है। क्योंकि ये जो चारा है, ये चारे में हम बहुत काम कर रहे हैं, चारे में। दूसरी बात यही है ये जो इसमें ब्रीडिंग में, और तीसरी बात है ये फीडिंग में, यानी मैं परिवार वाले से जुड़ा हूं, परिवार मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें सक्सेस हूं। दूसरी बात है मेरा खुद का जानवर है, तीसरी बात है मेरा खुद का चारा है। ये 3 ऐसे सिस्टम हैं, अगर बोल दिया तो मेरे 250 मेरे गोबर की ट्रॉली यानी ट्रैक्टर का जो डिब्बा होता है, हर साल में 250 या 260 ट्रॉली मुझे गोबर मिल रहा है। मैं 100 ट्रॉली ये खेत में डालता हूँ, बाकी का मैं बेच देता हूँ, यहाँ पे 3000 रुपए से जा रहा है। टोटल हर साल में मुझे 7 या 8 लाख रुपए मिलते हैं गोबर से। गोकुल देता है कम से कम 2 रुपए 50 पैसे 2 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर मुझे बोनस देती है, क्योंकि संघ भी पुराना है, बंबई में दूध बेचता है, वहां से मुनाफा होता है तो किसानों को बांटता है। ये टेक्निक वाला और ये उनकी सोच है, वो देते हैं। कम से कम वो मुझे पगार भी, बोनस भी मुझे मिलता है कम से कम 3-3.5 लाख रुपए। उससे भी ज्यादा आगे जाके बोल दिया तो हमारी जो हमने छोटी छोटी जो बच्ची पैदा किया है गोठे में, गाय की हो या भैंस की, हर साल में कम से कम 40-45 हमारे गोठे में भैंस की बच्ची और गाय की बच्ची ये सब पैदा होती है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि हर साल में कम से कम 20-25 जानवर रोटेशन में आए, यानी वो माँ बने, और जो पुरानी जो गाय भैंसे हैं वो निकाल दे, वहां से मुझे 15-20 लाख रुपए। हाँ, मैं तो पढ़ा लिखा कम हूँ, मेरी 12वीं कक्षा तक मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं 10 साल से गोकुल के लिए काम करता हूँ। गोकुल तो महाराष्ट्र में 1 नंबर है, टोटल इंडिया में 2 नंबर है, कि वो दूध संघ मुझे लायक समझा कि ये ट्रेनर है और ये खुद ब्रांड भी बना सकता है, ब्रांड भी बना है, और ये सभी को और भी दूध संघ को सपोर्ट कर सके, इसलिए उन्होंने माइक्रो ट्रेनिंग सेंटर खुलवा के मुझे दे दिया। तो मैं सभी किसान भाइयों को और जो नव युवक है, मैं उन्हीं सभी को एक मैसेज देता हूँ, हाथ जोड़ के मैसेज देता हूँ, ये दूध का धंधा बहुत अच्छा है। ये जो गाय पाल रहे, ये भैंस पाल रहे, ये गाय और भैंस इसको मत समझो, ये टोटल फैक्ट्री है। जो खेत में से गिरता हुआ जो कच्चा माल है वो उठा के अगर वो गोठे में या उसके सामने डाल दिया, वो खा लिया, वो
चबा लिया, वो पहले पेट में डाल दिया, फिर बाहर निकाला, फिर जुगाली कर दिया, फिर डाइजेशन सिस्टम में गया, फिर ये घूमता घूमता लहर अंतड़ी में गया, फिर उसका जो प्रोटीन विटामिन मिनरल है ये सब खून में गया, खून दौड़ते दौड़ते कांस में आ गया, फिर हमारे दूध, ये कांस में से दूध के बकेट में गिर गया, हमारे पेट में चला गया। इतना बड़ा प्रोसेस करने वाला ये बड़ी फैक्ट्री है ये। हम गाय भैंस नहीं बोलते, उसको फैक्ट्री बोलते हैं। इतना कच्चा माल डाल के पांडरा सफेद दूध तैयार करने वाली एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है ये। तो ये फैक्ट्री को समझे, अच्छी तरह से समझे। उसके गोबर मिलता है, वर्मी कंपोस्ट कर सकते हैं, स्लरी से आप बहुत कुछ सारे फायदे, जिन्होंने ये जो भी तज्ञ है उन्होंने बोल दिया, ब्रजेश जी ने बोल दिया, पटेल सर ने भी बोल दिया, वो भी कर सकते। उसके आगे जाके आप गोबर भी खेत में भी डाल सकते। अभी मैंने 2-2.5 एकड़ इसमें से गन्ना भी लगा दिया। अभी कम से कम 20-25 ट्रॉली ट्रैक्टर के डब्बे उनको छोड़ दिया है। अभी कम से कम गन्ना मेरा 90 से 100 टन के लगभग मुझे है। एक गन्ना कम से कम 2.5 kg का है। मुझे बोलना यही है, ये दूध का धंधा यानी घाटे का सौदा है। ये अगर किसके मन में है वो पूरा निकाल दीजिए, ये पूरा गलत है। मैं छाती में हाथ रख के मैं बोलता हूँ, ये दूध का बिजनेस, ये डेयरी बिजनेस इतना अच्छा बिजनेस है, 4 पैसा कमा के देने वाला। नवयुवक को इधर उधर नौकरी के लिए जाने के लिए नहीं जाना चाहिए। अगर खुद की खेती बाड़ी अगर 2-4 एकड़ है, 2 बीघा है, 1 बीघा भी हो सकता है, तो 4-5 हम अच्छी नस्ल के जानवर हम पाल सकते हैं। और सबसे एक 15-20 हजार घर में परिवार में रह के और घर में या आजू बाजू में बेच के हम ये दूध का धंधा आगे जा सकते हैं। तो मैं एनडीडीबी को बहुत प्रणाम और मैं नमस्कार और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे एनडीडीबी के इस वेबिनार सीरीज में बोलने का मौका दिया सर। तो धन्यवाद सभी को, धन्यवाद सभी को, प्रणाम, थैंक यू। धन्यवाद अरविंद जी, आपका तो प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया था। धन्यवाद। और इससे हम लोग अनुप्रेरित हो गए, हम लोग सब। हमारे साथ जयशंकर कुमार जी आए गए हैं, तो हम लोग जयशंकर जी से अनुरोध करेंगे कि इसके विषय में कुछ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं सभी प्रतिभागियों एवं वक्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि वो मेरी बातों को सुन रहे हैं। सवाल यह है कि आज कृषि या पशुपालन के बारे में हमें बार बार यह कहना पड़ता है कि लोग इसे घाटे का सौदा समझते हैं, जबकि ऐसी बात है नहीं। हमें आज भी पूरे देश के लगभग 63% लोग सीधे कृषि और पशुपालन से जुड़े हुए हैं, जो जिनके जीविका का वो आधार है, और 17% लोग अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े, यानी 80% के आजीविका का आधार वह कृषि उपेक्षित कैसे हो सकता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि कृषि जो है वह प्रकृति पर आधारित है। दूसरा कारण है कि कृषि में नियमित आय नहीं है। तीसरा कारण है कि कृषि में अर्ध बेरोजगारी है। चौथा कारण है कि हमें इसमें जोखिम काफी ज्यादा है। तो जब भी जोखिम ज्यादा है और आज का युग आर्थिक युग है, जब मानव सभ्यता का विकास हुआ और कृषि अर्थ व्यवस्था के तहत मानव सभ्यता आगे बढ़ी, तो उसमें पशुपालन कृषि के साथ जुड़ा हुआ था। आबादी बढ़ी, जमीन घटी और कृषि और पशुपालन के तरीके बदल गए। पहले हमें प्राप्त होता था गाय। अभी जो पशुपालन है वह सिर्फ दूध के लिए हो रहा है। अभी कुछ प्रयास चल रहा है कि जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि या जो भी कृषि की पद्धतियां हैं उसमें गाय को भी, गौ आधारित कृषि को भी जोड़ा जाए। लेकिन जब पुराने जमाने में मैंने प्रथम हरित क्रांति, जैसा कि पूर्व के वक्ता ने कहा कि प्रथम हरित क्रांति से पहले पशुपालन कृषि का एक अंग था। पशुपालन के बिना कृषि संभव ही नहीं थी, क्योंकि उसके बछड़े से हम बैल का उपयोग करते थे। वो खेतों में रहता था, तो खेतों में चरता था और खेतों में ही अपना गोबर गौमूत्र छोड़ता था और खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती थी। परिस्थितियां बदली, आबादी बढ़ी, जमीन घटी, पशुपालन का तरीका बदल गया और रही सही कसर रासायनिक कृषि जब आई, तो
गोबर का महत्व हमने छोड़ दिया। जब गायों को बांधा गया तो दरवाजे के आगे पीछे गोबर का अंबार लगा हुआ है और उसने एक बड़ी समस्या पैदा की। जो भी खेतों में हम रासायनिक कृषि करते हैं उसमें मुख्यतया एनपीके डालते हैं। हम यह भूल गए कि गोबर जो है वह वनस्पति का अपशिष्ट है। वह वनस्पति जो बढ़ा है खेतों में उसमें सभी पोषक तत्व कुछ न कुछ मात्रा में है। और जब गायें या कोई पशु अपना गोबर मल त्याग करती है तो निश्चित रूप से थोड़ी भी मात्रा में उसमें वो सारे पोषक तत्व उपलब्ध हैं। रासायनिक खेती के दुष्प्रभाव के कारण मिट्टी में जो जीवाणु थे वो समाप्त हो गए। मिट्टी के जीवाणुओं को पैदा करने के लिए बिना ह्यूमस की खेती हो नहीं सकती है और बिना गोबर और गौमूत्र का ह्यूमस मिट्टी में पैदा हो नहीं सकता है। तो परिस्थितियां जो आज का जो विषय है कि डेयरी आधारित एकीकृत कृषि से आय में वृद्धि, निश्चित रूप से कृषि और पशुपालन अगर अलग अलग किया जाएगा तो दोनों घाटे का व्यवसाय होगा, क्योंकि अच्छी कृषि होगी तभी अच्छा पशुपालन होगा और अच्छा पशुपालन होगा तभी अच्छी कृषि होगी। यह बात हम लोग भूल गए। अब जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, रासायनिक कृषि के जो दुष्प्रभाव हुए हैं, यंत्रों का जो जिस तरीके से खेतों की जुताई की गई जिसमें जल संग्रहण क्षमता खत्म हो गई, कैल्शियम फॉस्फेट कार्बोनेट का जो आवरण पैदा हो गया मिट्टी के ऊपर, तो इससे क्या हुआ कि खेती भी में लागत बढ़ा और पशुपालन में भी लागत बढ़ा, क्योंकि पशु को चारा मिलता है उसी खेत से और उस खेत में पोषक तत्वों की कमी के कारण जो चारे हमको मिलता है उस चारे में पोषक तत्व की कमी होती है, इसलिए हमको मिनरल मिक्सचर ऐड करना पड़ता है। यानी कि पशुपालन में लागत बढ़ जाता है और कृषि में लागत बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें सारे पोषक तत्व खरीद के आप डाल नहीं सकते हैं। अगर अभी 3 पोषक तत्व मुख्यतः लोग खरीद के डालते हैं और सेकेंडरी सीएमएस जो है कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, अब उसकी चर्चा हो रही है। कुछ लोग जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी डाल रहे। अगर सारी खादों को पोषक तत्वों को खरीद के ही डाला जाए तो 3 चीज को डाला, एनपीके डाला तो खेती नुकसान का सौदा हो गया। अगर सभी पोषक तत्व खरीद के डाला जाए तो हमें लगता है कि खेती संभव ही नहीं है, खेत बेचने के बाद भी कोई लाभ नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में हमें एक अवसर आया है। अवसर इस तरीके से भी आया है कि रासायनिक कृषि ने मात्रा तो काफी बढ़ा दिया लेकिन गुणवत्ता फसलों का कृषि उत्पाद का घटा दिया। तो उस परिस्थिति में गाय के गोबर, गौमूत्र और सबसे बड़ी बात एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजकल जैव खाद का भी उपयोग होने लगा है। गाय जब बच्चा देती है, जो जेर गिरता है, अगर उसे एक घड़े में बंद करके रख दिया जाए, मिट्टी के अंदर दबा दिया जाए और 70 दिन के बाद उसे 5 केजी खाद प्राप्त होगा और उससे 10 एकड़ की खेती होगी। आजकल एक और ट्रेंड आया कि जब पशुपालन में हाइब्रिड गायें आई तो उसकी सींग समाप्त हो गई। अभी बायोडायनेमिक खेती हो रही है जिसमें सींग का उपयोग होता है, जिसमें सूक्ष्म जीवाणुओं को बहुत तेजी से उसमें विकसित किया जाता है और वो पूरे खेतों का उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है। इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि गाय हमें तो दूध देती ही है, साथ ही साथ अगर गाय मर जाए, मरेगी ही क्योंकि जीव है, तो जिस दिन वो मरेगी, अगर उसे 10 कट्टे के खेत में 20 खेत में डाल दिया जाए और ऊपर जो वर्मी कंपोस्ट है, जो जीवामृत है, घन जीवामृत है या और भी जो भी तरीके हैं, उस तरीके से जो हम सूक्ष्म जीवाणु उसमें डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो सारे पोषक तत्व 1 साल के बाद, क्योंकि गाय कहाँ से आई? गाय आई उसी वनस्पति को खा के जो कि खेतों में पैदा हुआ, और उसी खेत को अगर हम वापस कर देते हैं तो उसमें सारे पोषक तत्व अपने आप आ जाते हैं। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि कृषि डेयरी आधारित एकीकृत कृषि से ही आय में वृद्धि हो सकती है और कभी भी ये घाटे का व्यवसाय नहीं होगा। अभी की जो परिस्थितियां हैं जिसमें एक इनविजिबल
अदृश्य वायरस ने पूरे विश्व को बंद कर दिया। उस समय में हमें याद आया इम्यूनिटी। हम जो अभी खा रहे हैं, जो हमें कृषि उत्पाद प्राप्त हो रहा है खेतों से, वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। दो चीजें तो स्पष्ट है कि लोगों का स्वास्थ्य, लोगों की ताकत घट गई, स्वास्थ्य कमजोर हो गया और जीवन घट गया। तो ऐसी परिस्थिति में हमें गोबर और गौमूत्र याद करना पड़ेगा, हमें पशुपालन को जोड़ना पड़ेगा। सिर्फ दूध उत्पादन से कभी भी पशुपालन में लाभ नहीं हो सकता है और बिना पशुपालन को जोड़े हुए कृषि में लाभ नहीं हो सकता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अभी जो माहौल बना है कि जैविक उत्पाद के प्रति पूरे लोगों का आकर्षण बढ़ा है, सभी लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पाद चाहते हैं और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तभी आएगा जब हम गोबर और गौमूत्र का सही उपयोग करेंगे, पशुओं से प्राप्त खादों का सही उपयोग करेंगे और कृषि अवशेष का सही उपयोग करेंगे। कृषि अवशेष से हमारे पशुपालन में काफी मदद मिलती है। अच्छे चारा होने से हमें पशुपालन में काफी मदद मिलती है, हमारा लागत व्यय बढ़ता है। यानी कि अच्छी कृषि होगी तो पशुपालन का लागत भी घटेगा और अच्छा पशुपालन होगा तो कृषि का भी लागत घटेगा। यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार से हमें लगता है कि डेयरी आधारित एकीकृत कृषि ही विकल्प है। और इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं कि मैंने वर्मी कंपोस्ट का कमर्शियल प्रोडक्शन 2011 से शुरू किया है। 3000 मीट्रिक टन उत्पादन करने की क्षमता है। मैं गांव से खरीदता हूं। मैं एनडीडीबी के नीति निर्धारकों को आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं। अभी हमारे प्रथम वक्ता ने कहा कि उन्होंने विकसित किया है बायोगैस का मॉडल। सर, 1967 से भारत में KVIC के द्वारा इंडिविजुअल बायोगैस यूनिट लगाया जा रहा है, लेकिन आज तक यह लोकप्रिय नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि वह जो उससे जो गैस निकलता है उसमें 65 से 70% ही मीथेन होता है और मीथेन ही उसमें ज्वलनशील गैस है और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि उससे निकलता है। तो अगर हम इंडिविजुअल बायोगैस लगाते हैं तो किसानों को जो चूल्हा जलाते हैं या लाइट जलाते हैं उनको पूर्ण ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप इंडिविजुअल लगाते हैं तो उसमें प्यूरिफिकेशन यूनिट लगाने पर उसकी आर्थिक इकोनॉमिक रूप से वो वायबल नहीं होगा। मैं ये कह रहा था कि व्यक्तिगत जो बायोगैस पर काम चल रहा है उसे गोबर उत्पादक समूह में बदलकर गांव में, हर गांव में एनडीडीबी के माध्यम से सभी संघों को यह निर्देशित किया जाए कि गोबर उत्पादक समूह बनाया जाए और हर गांव में बड़ा बायोगैस डाइजेस्टर बनाकर उससे जो भी जितना गोबर दे रहे हैं उनको उन हिसाब से गैस दे दिया जाए। उससे जो सैलरी निकला उसका आपको एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि सैलरी से ज्यादा वर्मी कंपोस्ट का वैल्यू एडिशन होता है और वर्मी कंपोस्ट अगर सैलरी से आप बनाते हैं तो 65 दिन में ही बन जाता है। मात्र ऐसे आप बनाते हैं तो 65 से 70 दिन में बनता है और जब अगर आप सैलरी से बनाते हैं तो उससे मीथेन इमिटेड है तो वह मात्र 30 से 35 दिन में बन जाता है। तो हमें खाद की मात्रा, क्योंकि हमको उत्पादन भी अधिक चाहिए तो इसलिए हमको अधिक से अधिक पोषक तत्व वाले खाद भी चाहिए जो कि हमें रासायनिक खेती के साथ कंपीट भी कराए। फिर जीवामृत, घन जीवामृत और जैव खाद, बायोडायनेमिक खाद, सभी चीज का अगर बेहतर प्रयोग करें तो क्या होगा कि गांव में मुफ्त प्रदूषण रहित ऊर्जा प्राप्त होगी। सर, सारांश में मैं यह कहना चाहूंगा कि डेयरी आधारित एकीकृत कृषि से लोगों को नियमित रोजगार के अवसर, नियमित आय के अवसर, प्रदूषण मुक्त सुरक्षित ऊर्जा, क्योंकि हर जगह गांव में गोबर जमा है लेकिन गोबर के ऊपर आग नहीं लगता है। 1 फीट के बाद वो मीथेन हवा में सॉल्युबल हो जाता है।
लेकिन एलपीजी का अगर नॉब खुला रहेगा तो वो जहां तक जाएगा वहां तक जलेगा, यानी कि वह असुरक्षित ऊर्जा है। तो सुरक्षित ऊर्जा हमारे पास है, अपना मीथेन अब हवा में उड़ा रहे हैं और एलपीजी खरीद के पैसा हम बाजार को दे रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हम मीथेन की खेती की शुरुआत करें और डेयरी आधारित कृषि से आय में इतनी वृद्धि होगी जिसकी असीम संभावनाएं हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जयशंकर जी, बहुत ही बढ़िया आपने चर्चा किए है। तो हम लोग आपका ये सवाल जवाब का सेक्शन चालू करते हैं। तो किसी का अगर इस विषय में कोई अलग सा सवाल पूछना है तो जरूर करें। नमस्कार सर, मैं प्रभास्कर बोल रहा हूँ, जिला लखीसराय बिहार से। जी नमस्कार जी। मुझे इन्होंने अभी जो बताया जयशंकर जी ने कि जेर खाद के बारे में, क्या उनके बारे में मुझे विस्तार से जानकारी मिल सकती है क्या? हाँ सर, कि गाय जब जेर देती है तो एक मिट्टी का बर्तन ले और मिट्टी के बर्तन के ऊपर मैंने जो घड़ा है उसके ऊपर एक ढकना रखें और उसको पॉलीथीन जेर को उसमें रख के उसको पॉलीथीन से बांध दे, पूरा एकदम बांध दे और उसको कम से कम 2 से 3 फीट मिट्टी के नीचे अंदर दबा दें। 70 से 90 दिन के बाद, 70 दिन के बाद आप निकाल सकते हैं, मैक्सिमम 90 दिन उसे रखें और उससे उसे निकाल लें। उससे आपको लगभग 5 केजी खाद प्राप्त होगा। आपको मैं बता दूं कि 1 एकड़ के लिए मात्र 500 ग्राम, यानी कि वो एक गाय के जेर से 10 एकड़ का आप खाद उसको खेत में शुरू में देना है, खड़ी फसल में नहीं डालना है। आप जिस समय बीज का अगर उपचार करना चाहते हैं तो उससे 2 ग्राम निकालें और 1 एकड़ के बीज का मात्र 2 ग्राम से पूरे बीज का, 1 एकड़ के बीज का आप बीजोपचार कर सकते हैं और 500 ग्राम आप खेतों में डालें। आपको जरूरत नहीं है किसी खाद देने की। हाँ, जीवामृत और घन जीवामृत का उपयोग बाद में करेंगे। नीचे मतलब मिट्टी में जो आप पहले डीएपी, यूरिया, पोटास डालते हैं उसको डालने की कोई जरूरत नहीं, वो 500 ग्राम ही सफिशियंट है। उम्मीद करते हैं कि आपका सवाल का जवाब मिल गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अगले किसी का और सवाल है तो हम लोगों को जरूर करें। अगर नहीं है तो हम लोग का ये प्रोग्राम यहाँ पे हम लोग इति समाप्त करना चाहते हैं। तो हम लोग इसको प्रोग्राम को यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगले बार हम लोग आप लोगों को एक दूसरा वेबिनार लेकर आएंगे। जयशंकर जी, अरविंद जी, हमारे ब्रजेश जी और डॉक्टर साहब और हितेश भाई, आप लोग इतने टाइम निकाल के आप लोग हमारे साथ जुड़े थे और इसके लिए हम लोग बहुत ही मतलब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद साहब। जय हिंद। थैंक यू।